चलिए, हम लोग अभी तक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये पढ़ ली, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़े, ठीक है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, और हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, आज के समय में ये बताना बहुत आसान है कि डीएनए इज आर जेनेटिक मटेरियल, है ना। जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो किस चीज का बना हुआ है, उस टाइम पे बताना बहुत डिफिकल्ट था कि डीएनए का बना है, आरएनए का बना है कि प्रोटीन का बना है ना बेटा। तीन एक्सपेरिमेंट ध्यान रखिएगा जो हम लोग सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में पढ़े हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का। किसका था बेटा? ग्रिफिथ का। हाँ, चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के साथ। दो स्ट्रेन था बेटा जो उन्होंने यूज किया था, आर और एस। एस क्या था? पैथोजेनिक। आर क्या था? नॉन पैथोजेनिक, है ना। जब उन्होंने इस हिट किल्ड के साथ आर लाइफ को डाला तो आर क्या हो गया बेटा? पैथोजेनिक। और इसी को उन्होंने क्या कहा? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। उन्होंने कहा कि इस टाइप से कुछ चल के आया जो आर टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक बना दिया। लोगों ने पूछा क्या गया, तो ये बता नहीं पाए। फिर इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कौन आए बेटा? तीन साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, एवेरी, कार्टी और मैकेलॉयड। इन्होंने इनकी एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। इन्होंने इस टाइप के अंदर से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सबको क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया, ठीक है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया, तीनों में आर टाइप डाला, किसी में डीएनए डाल के देखा, किसी में प्रोटीन डाल के, किसी में आरएनए डाल के, किसी में कुछ और डाल के। केवल जहां डीएनए डालना था वहां पे क्या था? एस टाइप प्रेजेंट था, ठीक है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम उसमें डाले। जब प्रोटीएज डाले फिर भी एस टाइप प्रेजेंट था, आरएनएज डाले फिर भी प्रेजेंट था, पर जैसे ही डीएनए डाले एस टाइप एब्सेंट हो गया। क्यों एब्सेंट हो गया बेटा? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और आपने क्या किया? डीएनए डाल दिया, तो उसने उस डीएनए को डिग्रेड कर दिया, तोड़ दिया, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। स्टिल इनके एक्सपेरिमेंट के बाद भी सारे साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं थे, है ना। पर इनका एक्सपेरिमेंट कहता यही है कि अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। कोई दिक्कत किसी को? फिर हम लोग किसका एक्सपेरिमेंट देखे बेटा? बताइए। थर्ड जो देखे थे वो किसका था? हर्से एंड चेस का, है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, जेनेटिक सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंदर तीन एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो हम लोगों को पढ़ना था। ग्रिफिथ का, हाँ, फिर हर्स सॉरी एवेरी, कार्टी एंड मैकेलॉयड का, और लास्ट बेटा हर्से एंड चेस का, है ना। इन्होंने क्या किया बेटा? आइसोटोप्स का यूज किया। आइसोटोप में भी कौन सा? रेडियो आइसोटोप्स का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक वायरस लिया। कौन सा वायरस? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इन्होंने क्या किया? दो अलग अलग जगह बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया। एक को उन्होंने दिया बेटा रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर, कैसा दिया? नॉर्मल। और दूसरे को रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस कैसे दिया? नॉर्मल। क्लियर है बात? आप सबको पता है बेटा कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अरे हाँ या नहीं? प्रोटीन किसके बने हैं? अमीनो एसिड के। और अमीनो एसिड के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सल्फर। अरे हाँ या नहीं? ठीक है। जो वायरस का जो वायरस का जो कोट है बेटा वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का, है ना। वायरस का जो कोट है वो किसका बना है? प्रोटीन का। और जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है? डीएनए। क्लियर है बात? हाँ। अब जिस वायरस को हम लोग आइसोटोप फास्फोरस दिए होंगे, क्लियर है बात? अरे हाँ या नहीं? तो उनके डीएनए में वो फास्फोरस प्रेजेंट होगा। अब जब इस बैक्टीरियोफाज से किसी को इन्फेक्ट कराएंगे, जब इस बैक्टीरियोफाज से किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे, क्लियर है बात? तो इस सुनिएगा, जब इससे इन्फेक्ट कराएं और बैक्टीरिया के अंदर हमको
रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिल गया, इसका मतलब क्या है कि डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अरे तभी तो आइसोटोप मिला, अरे हाँ या नहीं। और दूसरे को क्या दिए थे बेटा, दूसरे को जो हम सल्फर खिलाए थे वो कैसा था, आइसोटोप, है ना, S35 वाला। हाँ, सल्फर का नॉर्मल एटॉमिक मास कितना होता है 32, बट इसको हम कैसा दिए थे S35। और इसको फास्फोरस क्या दिए, नॉर्मल। दोनों को हमने एक एक बैक्टीरिया से क्या कराया, इन्फेक्ट कराया, ठीक है। लो, इसको भी हम एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करा देते हैं, इसको भी इन्फेक्ट करा देते हैं। बाद में जब हमने चेक किया तो इस बैक्टीरिया के अंदर हमको जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वो मिल गया, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर मिल गया। इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला, ये क्या इंडिकेट करता है कि डीएनए इसके अंदर आया है। अरे हाँ या नहीं, क्योंकि अपने फास्फोरस में ही क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, है ना। फास्फोरस तभी आएगा जब डीएनए आएगा। और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, है ना, ये क्लियर हो गया कि अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। हाँ, एनसीईआरटी में खूब सुंदर से डायग्राम बना रखा है, कल के क्लास में भी हम लोगों ने डायग्राम बना के समझा। हाँ, ये तो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने रिवाइज किया। अब उसके बाद हम लोग आरएनए के बारे में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़े थे, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अब आज का क्लास अब स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये तो प्रीवियस बातें थी। इस चैप्टर का जो कोर है, हाँ, जो इस चैप्टर का हार्ट है, हार्ट टॉपिक, वो हम स्टार्ट करने अब जा रहे हैं कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन या कैसे कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा, वो तो किसका बन के रखा है, डीएनए, ठीक है। जो डीएनए है, जो डीएनए है, ये अपना खुद का रेप्लिका बना सकता है ना, डीएनए खुद का रेप्लिका बना सकता है। इसके रेप्लिका बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। ये डीएनए, ये जो अपना डीएनए है, ये आरएनए का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और ये आरएनए जो है वो आगे चल के प्रोटीन को बनाए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। हमको अब इस चैप्टर में यही 3 पॉइंट को पहले अच्छे से कंप्लीट करना है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल का सर्च किया। जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम लोग समझिए 3 टॉपिक पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। हाँ, और फिर जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग बेटा 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, और ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। चैप्टर को आप ब्रॉडली 3 पार्ट में, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो रिवीजन करते समय भी आप इसको इस तरह से डिवाइड करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। क्या स्टार्ट करते हैं, रेप्लिकेशन। देखिए बेटा, डीएनए के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं, हाँ, बेस पेयरिंग, कैसे एडेनिन के सामने थाइमिन ही आएगा, एक प्यूरिन के सामने हमेशा एक पाइरिमिडिन, है ना, एक बल्की ग्रुप के सामने हमेशा एक हल्की आएगा, है ना। तभी तो डीएनए का डायमीटर ऑल ओवर द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो सोचो, 2 बल्की अगर एक साथ आ जाए तो डीएनए वहां पे फैल जाएगा, और 2 हल्की आ जाए तो डीएनए वहां पे सिकुड़ जाएगा। अरे हाँ या नहीं, अगर हम चाहते हैं कि डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट रहे तो हमेशा प्यूरिन के साथ कौन आएगा, पाइरिमिडिन। क्लियर है बात। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, आप सबको पता है बेटा कि अपना जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है। ये अपना डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। अब देखिएगा, ये 2 तरह से रेप्लिकेशन कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है, एक तो, अच्छा, रेप्लिकेशन करने का मतलब क्या है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक नया कॉपी बनाए, ठीक है। चलिए हम नेमिंग कर देते हैं। आपको बताए थे बेटा, एक स्ट्रैंड अगर 3' से 5', अच्छा, अगर हम इसको 3' कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कौन फ्री है बेटा,
थर्ड कार्बन का OH, डीऑक्सीराइबोस का थर्ड कार्बन का OH यहाँ क्या है, फ्री है, और यहाँ पे बेटा फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री है। अच्छा, डीएनए का स्ट्रैंड पैरेलल की एंटी पैरेलल, पक्का। चलिए, इसका मतलब ये इधर अगर 5 डैश है तो इधर क्या होगा 3 डैश, और ये क्या होगा 5। क्लियर है बात, कोई दिक्कत अभी तक? चलिए, अब रेप्लिकेट करना मतलब बेटा ये 3 डैश से 5 डैश वाला एक नया स्ट्रैंड बनाए, और ये 5 डैश से 3 डैश वाला क्या करे, एक नया स्ट्रैंड बनाए, यही मीनिंग। अच्छा, बनने के बाद ये हो सकता है कि दोनों बनने के बाद ये पुराना स्ट्रैंड एक साथ रह गया, और जो दो नया बना वो क्या हो जाए, वो एक साथ हो जाए। या फिर कैसे हो सकता है, या देखिएगा, और या डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर सकता है कि एक पुराना के साथ एक नया, और एक पुराना के साथ एक नया। आप समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए फिर से सुनिएगा, अपना डीएनए क्या था, डबल स्ट्रैंड, है ना। दो तरह से रेप्लिकेट हो सकता है ना बेटा, एक एक नया स्ट्रैंड बनना है। देखिए इससे भी चलिए मान लिया हम एक नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, और दोनों से एक नया स्ट्रैंड बन गया। अरे हाँ या नहीं? फर्स्ट केस में क्या हुआ कि दोनों पुराना स्ट्रैंड एक साथ रह गया और दोनों नया स्ट्रैंड एक साथ आ गया। अच्छा, इस वाले एप्लीकेशन में क्या हुआ, पुराना स्ट्रैंड एज इट इज क्या रह गया, कंजर्व रह गया। अरे हाँ या नहीं? और नया एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। अच्छा, इस वाले में क्या हुआ, अगर इस तरह से रेप्लिकेट होगा, एक पुराने के साथ एक नया आ गया, एक पुराने के साथ एक नया। अब हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद रहेगा कैसा, ऐसा या ऐसा। अच्छा, ये हुआ है मतलब बेटा इस वाले डीएनए में भी एक स्ट्रैंड कंजर्व रह गया, अरे हाँ या नहीं? और यहाँ भी क्या रहेगा, एक स्ट्रैंड कंजर्व रह गया। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये सबसे पहले बताया वॉटसन एंड क्रिक, पर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने नहीं दे पाया। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हैं मिल्सन एंड स्टॉल। कौन दिए हैं बेटा, मिल्सन एंड स्टॉल, ठीक है, ओके। एक और साइंटिस्ट हुए बेटा टेलर नाम के, उन्होंने भी इस बात को बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक। उन्होंने क्या अच्छा, यहां तक पहले कोई डाउट हो तो अभी पूछो, है ना। अभी तक जो भी हम आपको बताए हैं ये समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, या तो दोनों नए वाले स्ट्रैंड दोनों एक साथ, सॉरी नए वाले दोनों एक साथ, पुराने वाले एक साथ, ठीक है भाई। यहाँ क्या है, एक नया एक पुराना, एक नया एक पुराना, ऐसे होगा रेप्लिकेशन तो बोलेंगे कंजर्वेटिव, ऐसे होगा तो सेमी कंजर्वेटिव। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि मिल्सन एंड स्टॉल कहने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। साइंस में ऐसे तो कुछ होता नहीं है, अब भाई प्रूफ दीजिए। अगर सेमी कंजर्वेटिव है तो आपको क्या देना होगा, उसका प्रूफ देना होगा, ठीक है। सो अब जो है हम लोग मिल्सन एंड स्टॉल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो पूरे जेनेटिक्स में ना बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आया है, और जेनेटिक्स कंप्लीट होते होते आप हो सकता है कि बाद में कंफ्यूज होने लगे, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि सारे साइंटिस्ट का नाम वाम जो है आप लोग कहीं अलग से पेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में अब तक कितने साइंटिस्ट का नाम आ गया, हाँ, चौथा तो हम ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, है ना, ये चौथा तो बस एक्सपेरिमेंट। फिर बेटा जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल था वो कौन दिए थे, वॉटसन एंड क्रिक, किसके एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ आगे से पढ़ते जाइए पीछे से भूलते जाइए, हाँ, फ्रैंकलिन एंड विल्किंसन, इनके मॉडल पे क्या था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे इनका जो भी ये बताए थे वो बेस्ड था, क्लियर है। फिर हम लोग पढ़े थे न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी एफ मीसर साहब ने, है ना, याद रखना है बेटा इसको, हाँ, केवल पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। सो चलिए फिलहाल तो हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल समझते हैं, है ना। उन्होंने किन्होंने, मिल्सन एंड
स्टॉल। इन्होंने क्या किया कि एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, हाँ, रिसर्च के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया फेवरेट, ठीक है। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उस ई कोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जेनरेशन तक ऐसे जगह पे ग्रो कराया या फूड का सोर्स ऐसा दिया जहां नाइट्रोजन N15 टाइप का था। कैसा था? N15। आप सबको पता है बेटा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। अरे हाँ या नहीं? और इसका एक आइसोटोप है N15, है ना? हाँ, तो इसका जो वेट होगा वो ज्यादा हो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अगर अच्छा आपको पता है बेटा कि अपना डीएनए में प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस। अरे हाँ या नहीं? चाहे प्यूरिन चाहे पायरिमिडीन, दोनों के पास क्या है? नाइट्रोजन। अगर आप किसी बैक्टीरिया को सेवरल जेनरेशन तक नाइट्रोजन का सोर्स N15 दे रहे हैं तो उससे जितने भी नए डीएनए बनेंगे उन सब डीएनए में क्या रहेगा? N15। क्लियर है? सेवरल जेनरेशन से ई कोलाई को नाइट्रोजन सोर्स के लिए कैसा नाइट्रोजन दिया? N15। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब इसके वजह से जो भी डीएनए होगा बेटा, जो भी डीएनए बना होगा वो कैसा हो गया होगा? दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा? N15। अरे हाँ या नहीं? अच्छा इसको हम बोल देते हैं हैवी। हाँ, N15 का बना हुआ है तो ये क्या हुआ? कंपैरेटिवली भारी हुआ। अरे बोलो, ठीक है। अब वो इसको यहां से उठाएं, और अब इस बैक्टीरिया को ऐसे जगह पे ले जाके रख रहे हैं जहां नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? N14, है ना? अब सोर्स कैसा है बेटा? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है वो कैसा है? N14। ध्यान से सुनिएगा। अब सोर्स कैसा दिया जा रहा है? N14। अब वहां पे जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा? अपने डीएनए को बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने से पहले उसका जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करे। अरे हाँ या नहीं? हाँ, समझिए हम लोग केवल डीएनए को समझ रहे हैं। सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं सोर्स ऑफ। अब जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो कैसा है? N14। यहां से समझना शुरू कीजिए बेटा। अच्छा, हमारा फोकस केवल कहाँ है? बैक्टीरिया के डीएनए। अरे हाँ या नहीं? अच्छा, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है बेटा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। अरे हाँ या नहीं? हम लोग ऐसे लीनियर बना रहे हैं बट उसका क्या है? सर्कुलर। हाँ, जो अभी हम क्या कर रहे हैं? N15 सोर्स से जस्ट बैक्टीरिया को लाएं। क्लियर है बात? तो बैक्टीरिया का भी डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। अरे हाँ या नहीं? और दोनों स्टैंड में नाइट्रोजन कैसा है? N15। और इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हैवी। ठीक है। अब इसको हम क्या किए? अब सोर्स क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? N14। अब जो सोर्स दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? रुक जाओ, इसको इस तरह, अच्छा ठीक है, इसी तरह से। अब जो सोर्स दिया जा रहा है N14। अरे हाँ या नहीं? पहले हम लोग बना लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने बताया। हाँ, कि जो नया स्टैंड अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो नया स्टैंड इसी तरह का था। ध्यान से सुनिए, जस्ट बगल में बना देते हैं। ठीक, एक डीएनए से कितना डीएनए अपना बन जाएगा? 2 डीएनए। ठीक है। हाँ, N14 को हम बना रहे हैं रेड कलर से। ठीक है, ये स्ट्रैंड N15 और ये रेड वाला मतलब N14। ये N15, ये N14। देखो, अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप ऐसे क्यों लिख दिए कि एक N15 एक N14? समझिए, वो क्या किए बेटा? पहले ये N15 वाला डीएनए लिए, इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाले। अरे हाँ या नहीं? टेस्ट ट्यूब में डाले और सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज मतलब इसको क्या किए? हाई स्पीड पे घुमाए। तो जो भी डीएनए था वो इस टेस्ट ट्यूब में कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया? टेस्ट ट्यूब लिया और डीएनए को क्या किया? हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ समझने वाली चीज है। अगर डीएनए ऐसे रेप्लिकेट करता कि दोनों N15 एक साथ और N14
N14 एक साथ। तो हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज कराने से क्या होता है बेटा, वेट के हिसाब से वो नीचे की तरफ बैठते चले जाते हैं। अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ दो बैंड बनना चाहिए था, एक नीचे N15 का और एक ऊपर N14 का, क्योंकि N15 से N14 वाला का वेट क्या रहता, कम रहता। नहीं समझे बात को? हाँ, अगर डीएनए ऐसा बना होता कि दोनों N15 एक साथ और दोनों N14 एक साथ, अगर ऐसा बना होता, इसको हम लिखते N15 और ये बेटा N14 हाँ, अगर ऐसा हुआ रहता तो क्या, जब हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज कराते तो N15 नीचे बैठ जाता और N14 क्या आता, ऊपर आता। पर यहाँ हुआ क्या बेटा, सेंट्रीफ्यूज कराने पे केवल एक ही बैंड मिला। क्या मिला? केवल एक ही बैंड मिला। और टेस्ट ट्यूब में इस वाले से क्या बना बेटा, ऊपर बना। क्लियर है बात? एक बैंड तब ही बनेगा जब एक N15 के साथ क्या आना चाहिए, एक N14। इसका और इसका मास क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक स्ट्रैंड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बार रेप्लिकेट कराते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, एक बार और रेप्लिकेट कराते हैं। एक कैसा है अपना N15, ये कैसा है अपना, कलर N15, ठीक है, ग्रीन कलर से हम लोग N15 बना रहे हैं। ये अपना N14, ये भी अपना N14 है ना। सेकेंड रेप्लिकेशन के बाद, आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन, सोर्स अब क्या है बेटा, N14 है ना। अब सारे रेप्लिकेशन में सोर्स अपना क्या दे रहे हैं हम लोग, N14। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अब ये एक डीएनए, इसे भी दो बनेगा। अरे बोलो, ये डबल स्टैंडर्ड है, दो डबल स्टैंडर्ड बनेगा, मतलब टोटल 4 स्टैंड बनेगा। अरे हाँ या नहीं? हाँ, तो इस ग्रीन वाले के साथ क्या आएगा बेटा, रेड वाला। क्लियर है बात? और जो रेड वाला है उसके साथ तो रेड ही आएगा, क्योंकि अब सोर्स क्या है, N4। क्लियर है? इस रेड के साथ तो क्या आएगा, रेड ही आएगा। ठीक है, और इस ग्रीन के साथ क्या आने वाला है, कोई दिक्कत? अरे बोलिए। हाँ, ये ग्रीन कौन सा है, N15 नालायक, ये N15। बाकी सब कैसा है, N14 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 N14, ये भी N14 N14 है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उसको हैवी बोले, इसको क्या बोलते हैं, लाइट वेट। और ये इसको बोल देते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। इन सबको भी हम क्या किए बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में डालें। सुनिएगा, अब यहाँ पे दो जो है वो लाइट बैंड, दो क्या है, लाइट, और दो क्या है, इंटरमीडिएट बैंड है। अगर ऐसे रेप्लिकेशन हुआ है तब हमको डीएनए में कितना बैंड मिलना चाहिए, दो। अरे हाँ या नहीं? कितना मिलना चाहिए, दो, एक लाइट का और एक इंटरमीडिएट का। अरे हाँ या नहीं? उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया बेटा, है ना, और इसके अंदर इनको केवल क्या मिला, दो बैंड मिला। ओह सॉरी, एक N14 और एक नीचे जो मिला बेटा, एक नीचे बैंड मिला, इसमें क्या था, N15 N14 है ना, और ये क्या है, N14 N14। अच्छा, इसके बाद तुम आगे बढ़ो, इससे एक जनरेशन और आगे बढ़ो, इससे भी दो डीएनए बनेगा बेटा, दोनों क्या होगा, लाइट वेट। अरे हाँ या नहीं? इससे भी दो बनेगा, दोनों लाइट वेट। इससे भी दो बनेगा और इससे भी दो बनेगा, एक लाइट बनेगा, एक इंटरमीडिएट, एक लाइट एक इंटरमीडिएट। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही है तो समय के साथ लाइट बेंड का जो विड्थ है वो बढ़ना चाहिए और इंटरमीडिएट का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अरे हाँ या नहीं? क्योंकि यहां पे भी क्या था, दो इंटरमीडिएट,
अरे बोलो, लाइट यहाँ क्या था, 0 था, तो कोई बैंड अपीयर नहीं हुआ। यहाँ भी कितना है इंटरमीडिएट, 2 ही है, गिन लो, 1 और 1 2। अब अगले जनरेशन में बढ़ोगे तो एक इससे इंटरमीडिएट आएगा और एक इससे इंटरमीडिएट आएगा। नहीं समझे बात को, समझिए बात को, इन सबसे तो क्या आने वाला है, लाइट आने। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आफ्टर nth रेप्लिकेशन, आफ्टर nth रेप्लिकेशन, कोई भी 1 रेप्लिकेशन, 2 रेप्लिकेशन, 3rd रेप्लिकेशन, बताइए कि नंबर ऑफ लाइट बैंड कितना होगा और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बॉन्ड, इंटरमीडिएट बैंड कितना होगा, या कहें कि लाइट डीएनए कितना होगा और इंटरमीडिएट डीएनए कितना होगा। देखिए पहला रेप्लिकेशन के बाद इंटरमीडिएट क्या था बेटा, 2 और लाइट क्या था, 0। सेकेंड रेप्लिकेशन के बाद लाइट कितना था, नहीं सेकेंड रेप्लिकेशन के बाद लाइट, ओके लाइट कितना है, 2 और इंटरमीडिएट भी कितना है, 2। थर्ड रेप्लिकेशन के बाद भी इंटरमीडिएट कितना रहेगा, 2। मतलब इंटरमीडिएट का तो फिक्स है कि कुछ भी पूछे आंसर क्या होना है, 2। देखिएगा आफ्टर nth रेप्लिकेशन, आफ्टर nth रेप्लिकेशन, आफ्टर nth, आफ्टर nth replication, number of लाइट बैंड या लाइट डीएनए कुछ भी दिया रहे, नंबर ऑफ लाइट, पहले इंटरमीडिएट है ना, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डीएनए, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डीएनए, वो तो क्या होना है, 2 है ना। मेन जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ लाइट डीएनए है ना, वो कितना होगा। अगर हम 2 की पावर, ध्यान से सुनना, अगर फॉर्मूला में हम लिखना चाहें 2 की पावर n-1, बोले फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, तो n क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 और एनी नंबर एस टू दी पावर 0 इज, नहीं सॉरी, हाँ वो तो 1 आ जाएगा, क्या आ गया, गलत हो गया। अच्छा सेकेंड रेप्लिकेशन के बाद चेक करो तो बेटा, सेकेंड रेप्लिकेशन मतलब n की वैल्यू क्या होगा, 2, अरे हाँ या नहीं, तो 2 की पावर 2 और -1 मतलब 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1, तो ये 2 यहाँ तो सही है। अच्छा थर्ड रेप्लिकेशन के बाद कितना होने वाला था, देखिए थर्ड रेप्लिकेशन के बाद इससे 2 लाइट बनता, इससे 2 लाइट बनता, 2 2 4, एक इससे बनता और एक इससे बनता, तो 4 और 2 6। अच्छा जरा रख के देखिए, तो 2 की पावर 3 माइनस, अगर थर्ड रेप्लिकेशन के बाद 1, तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, सॉरी 2 की पावर 2, अरे बोलो क्या आएगा बेटा, 4, मतलब सही नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला तो यहाँ यूज नहीं कर सकते है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन में भी यूज किए तो क्या हो गया, गलत हो गया, सेकंड में भी हम लोग यूज किए तो गलत, कुछ और फॉर्मूला सोचिए। देखिए हम फॉर्मूला 1 सेकंड में बता सकते हैं, पर थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाइएगा कि भैया फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद था 0, हाँ उसके बाद क्या हुआ 2, अरे हाँ या नहीं, उसके बाद क्या हुआ 6, उसके बाद क्या होगा, सुनिए सुनो से, 6 में से 4 क्या रहने वाला है, लाइट, और इंटरमीडिएट तो हमेशा क्या रहता है, 2, हाँ हाँ सुन अभी सुन लेते हैं बेटा, लाइट तो हमेशा रहेगा 2। देखिए पहले रेप्लिकेशन के बाद थोड़ा सा दिमाग को दोहराइए, पहले रेप्लिकेशन के बाद डीएनए कितना बना, 2, दूसरे के बाद कितना बना भाई, 4, तीसरे के बाद क्या बना, 8, नहीं अरे ये 4 से क्या हो जाएगा 8, मतलब ये डीएनए कितना बनेगा, 2 की पावर n, और 2 की पावर n में से 2 क्या रहेगा, लाइट, तो सॉरी 2 तो क्या रहेगा इंटरमीडिएट, बाकी बचा क्या हुआ लाइट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर n - 2। नहीं समझे बात को, अरे हाँ या नहीं, इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है ना, 2 4 4, 2 के 0 के बाद 2, 2 के बाद कितना आया 6, 6 के बाद कितना आएगा बेटा, हाँ आप ये फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद 2, सेकेंड के बाद बनता कितना है,
ये भी कुछ गलत लिखे हैं। आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन अगर हम डीएनए नंबर ऑफ लेंथ लिखना चाहिए तो 2, सेकेंड रेप्लिकेशन के बाद टोटल 1 कितना रहा है ना, 4, फिर 8, फिर 16, तो ये क्या होगा 14। ये हम लोग लाइट का लिख रहे हैं, ये हम लोग टोटल का लिख रहे हैं। ध्यान से सुनो, टोटल कितना बना फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, जिसके अंदर लाइट कितना लिखे 0, 2, 6, 14। अरे हाँ या नहीं, ये 16 से क्या हो जाएगा 32, तो ये क्या होगा 30। देखो फॉर्मूला 1 सेकंड में लिखा जा सकता है, बट इतने सारा फॉर्मूला फिजिक्स के तो तुमसे याद नहीं होते हैं, ऊपर से फिजिकल और ऊपर से पता चले बायोलॉजी में भी फॉर्मूला याद करना है तो पसर जाओगे। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा कहानी के फॉर्म में अगर फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो याद रहेगा। तो फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे बेटा 2 की पावर, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे 2 की पावर n-2 आफ्टर फर्स्ट एप्लीकेशन, क्या बेटा, अच्छा माइनस, सॉरी 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 सॉरी, गुड, 2 की पावर n-2 आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन, इनका वैल्यू 1, तो 2 की पावर 1 2, 2 minus 2 0। आफ्टर सेकेंड रेप्लिकेशन 2 की पावर n मतलब 2 और 2 की पावर 2 4, 4 minus 2 2। आफ्टर सिक्स्थ रेप्लिकेशन या आफ्टर फोर्थ रेप्लिकेशन 2 की पावर 4 कितना हो गया बेटा 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 30। कोई समस्या? हाँ, सो फॉर्मूला याद रहेगा 2 की पावर n-2, है ना, ये लाइट और इंटरमीडिएट, ठीक है। सो आप लोग नोट कीजिए, इसको नहीं नोट कीजिएगा, हेडिंग लगाइए डीएनए रेप्लिकेशन, हेडिंग क्या लगाइएगा डीएनए रेप्लिकेशन, और एक लाइन लिखिए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, है ना। देखिए एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ हेडिंग लगा रखा है क्या, एनसीईआरटी के अंदर क्या हेडिंग लगाया है बेटा, चलिए आप लोग सीधे लिखिए डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, लिख लिए। और फिर आप अभी फिलहाल इसको नहीं बनाइए, आप सीधे ये डीएनए बनाइए और लिख दीजिए N15 N15, है ना, 2 कलर का पेन है तो यूज करना सही रहेगा। यहाँ तो क्या है दोनों ही N15, ये किसका डीएनए है ई कोलाई, एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, है ना, हम लोग बस हमके तो क्या है वेट को समझना है। अच्छा ई कोलाई के अंदर N15 कहाँ से है, क्योंकि हमने सोर्स जो दिया था नाइट्रोजन का सोर्स वो कैसा दिया था N15, है ना, यहाँ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है N15, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है N15, तो ई कोलाई का डीएनए कैसा हो गया N15 टाइप का, बना लिए ये, है ना। अब आगे बढ़िए, ये आपको चलिए ये बनाने का नहीं जरूरत है, सीधे एरो मार के और ये बनाइए, ये तो बना लिए ना आप, और एक्चुअल में यहाँ पे हमने सोर्स क्या कर दिया N14, है ना, इसको जब आगे बढ़ा रहे हैं तो अब सोर्स क्या दे दिए हम N14, ये बनाइएगा नहीं क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। अब सोर्स ऑफ नाइट्रोजन हम कर दिए N14, तो ये N15 है, आप लोग ये बनाने के नीचे से लिख दीजिएगा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन N14, और वहां से रेप्लिकेट करके कैसा बना लेगा ऐसा, ये बिना रेप्लिकेशन किए अगर हम टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा ऐसा मिलेगा। देखिए हम लोग सुनिए सुनिए, हम लोग ये देख के इसको कमेंट कर रहे हैं, समझ रहे बात को, टेस्ट ट्यूब में बैंड देख के इसको कर रहे हैं, है नहीं, इसको देख के बैंड नहीं बना रहे हैं बेटा। हाँ, ये थोड़ी दिखेगा आपको, तो क्या दिखा टेस्ट ट्यूब के अंदर बैंड, अगर फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद एक बैंड आ रहा है इसका मतलब दोनों डीएनए जो दोनों अपना डीएनए बना है उसका लेंथ क्या है सेम, और सेम तभी होगा जब N15 के साथ क्या आ जाए N14, अरे हाँ या नहीं, तब लेंथ क्या आएगा सेम आएगा, इसका सॉरी इसका विड्थ जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, जो बैंड का विड्थ आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन के बाद आपको ये दोबारा से बनाने का जरूरत नहीं होगा,
है ना, उसी के नीचे बना लीजिए। हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला लीजिए। आफ्टर nth रेप्लिकेशन, nth रेप्लिकेशन के बाद, आफ्टर nth रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डीएनए, चलिए अब एक एनसीईआरटी जरा हमको ला के दे दीजिए। आप लोग एक बेंच पे हो जाइए बेटा, एक एनसीईआरटी हमको दे दीजिए। वाह वेरी गुड, है ना, आत्मा फटा हुआ था, कोई बात नहीं, उसका ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखी है बेटा, जरा ये भी हम लोग को समझना चाहिए, है ना। सो बट कैसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी है, आपको लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। देखिए 6.4 हेडिंग क्या है, रेप्लिकेशन। कह रहा है कि while proposing the double helical structure for DNA, पहले तो आप ये इसका आंसर दीजिए कि डीएनए डबल हेलिकल है, ये किसने बताया था बेटा, वॉटसन एंड क्रिक, और डेट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ विलिकन्स एंड फ्रैंकलिन। एक्चुअल में जो सारा काम था वो विलिकन्स एंड फ्रैंकलिन ने किया था, है ना। और बट फाइनली जो बताना होता है वो किसने बता दिया बेटा, वॉटसन एंड क्रिक, है ना। क्लास में से बच्चे होते हैं ना बेटा जो क्रेडिट ले लेते हैं, तो काइंड ऑफ यहाँ पे हुआ। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि while proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick has immediately proposed a scheme of replication. उन्होंने रेप्लिकेशन किस तरह से होता है ये भी बताया था। क्या बताया था बेटा, टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, है ना। इट वाज नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material, है ना। देखिए इन्होंने अपना जो बताया था डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर क्या है, बेस पेयरिंग हुआ है ना, एक प्यूरिन के साथ एक पायरामिडिन, क्लियर है। और रेप्लिकेशन के बारे में इन्होंने क्या कमेंट किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो भी कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव। आगे सुनिएगा क्या लिखा है। The scheme suggested that two strand would separate, ये जो दोनों स्ट्रैंड होगा उनके हिसाब से क्या था बेटा कि पहले ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग होंगे, और दोनों से एक नया स्ट्रैंड बनेगा। जिससे नया स्ट्रैंड बनता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि बनने वाले स्ट्रैंड में किस न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा। अरे हाँ या नहीं, चलिए। This scheme suggests that two strands would separate and act as a template for synthesis of new complementary strand. After the completion of replication, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये दोनों क्या होंगे बेटा, अलग होंगे, अलग होने के बाद इससे भी एक नया स्ट्रैंड और इससे भी एक नया स्ट्रैंड, और एक नया एक पुराना साथ में रह जाएगा। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे बेटा, बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे एंजाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, एसएसबी, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। These are the several type of enzyme that are involved in DNA replication. क्लियर है बात। अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी तो क्या है, कैसा होता है, हाँ, कंजर्वेटिव की सेमी कंजर्वेटिव। अभी तो मेरा केवल लड़ाई इस पे है, प्रोसेस तो अभी हम लोग डील ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, after the completion of replication, each DNA molecule
would have one parental and one newly synthesized strand. और इसी स्कीम को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. बट इसका ये बहुत ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए थे. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन दिए हैं बेटा, हाँ, मिल्सन एंड स्टॉल, है ना. हमेशा कंफ्यूज होइएगा हर्शे एंड चेस और मिल्सन एंड स्टॉल. हर्शे एंड चेस का क्या एक्सपेरिमेंट है, अरे बोलिए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. ये किनके एक्सपेरिमेंट के बाद क्लियर हो गया, हर्शे एंड चेस. अच्छा, वो भी काम किस कौन से बैक्टीरिया के ऊपर किए थे, एक तो वायरस बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया कौन सा था, ई कोलाई. ये साहब भी किसके ऊपर कर रहे हैं, ई कोलाई. ई कोलाई फेवरेट है बेटा, है ना. जिसको भी एक्सपेरिमेंट करना है ले आओ ई कोलाई को. अच्छा, एनिमल में किसी के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करना है ले आओ ड्रोसोफिला. जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स का कोई भी रिसर्च करना है ड्रोसोफिला, हाँ, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. और अगर प्लांट के ऊपर करना है, एक्चुअल में वो प्लांट नहीं है, वो फंगस है, दैट इज न्यूरोस्पोरा, है ना. ठीक है, चलिए, उसको बोलते हैं बेटा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. न्यूरोस्पोरा का एक फंगस है न्यूरोस्पोरा. अब तुम इसके लिए लड़ने लगोगे सर ये तो प्लांट ही नहीं है. अरे भाई, प्रीवियस क्लासिफिकेशन में फंगस को भी क्या मानते थे, प्लांट. अच्छा, कैसे मानते थे, जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे. ऐसा नहीं था बेटा कि एकदम वाहियात बात था फंगस को प्लांट मानना. ठीक है, हाँ, कुछ कमियां थी, कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट और फंगस के बीच में, पर ये बिल्कुल वाहियात नहीं था फंगस को प्लांट के अंदर रखना. ठीक है. Each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand, और इसी को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव. अब आगे दे रहा है बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, कह रहा है कि इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. कह रहा प्रूफ हो चुका है कि सेमी कंजर्वेटिव है. कैसे प्रूफ हुआ भाई, कह रहा इट वाज शोन फर्स्ट इन द ई कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन अ हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एंड ह्यूमंस. Milson and Stoll performed the following experiment. ईयर याद रखिएगा 1958. पूछना नहीं चाहिए पर पूछ सकता है ना. निट के एग्जाम में बेटा, है ना, एनसीईआरटी से तो कुछ भी पूछ सकता है. क्लियर है बात, ये भी पूछ ले एनसीईआरटी कौन पढ़ाता था, है ना. ऐसा पूछना नहीं चाहिए पर क्या पता पूछ ले. हाँ हाँ, चलिए चलिए आगे क्या लिखा है बेटा. उन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया कहाँ पे, ऐसे मीडियम में जहां सोर्स था नाइट्रोजन का N15. किसको ग्रो कराया जा रहा है, ई कोलाई का. N15 क्या है बेटा, एक हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, है ना. कह रहा है कि एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन तक आपको क्या दिया जा रहा है, N15. रिजल्ट क्या होगा बेटा, देखिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट बना दिया. द रिजल्ट वाज दैट N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound. This happy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA. कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन से. अब हाई स्पीड पे क्या करना है, उसको घुमाना है. जो हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो लाइट होगा वो ऊपर बैठ जाएगा. सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. प्लीज नोट दैट N15 is not a radioactive, है ना. सुनिए, ई कोलाई में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें हम लोग कैसे आइसोटोप का यूज किए थे, रेडियो एक्टिव, है ना. चलिए, आप लोग बढ़िया से फिजिक्स में पढ़िएगा बेटा रेडियो एक्टिव क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है. एंड इट कैन बी सेपरेटेड ओनली फ्रॉम N15 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी, है ना. रेडियो एक्टिव तो है नहीं बेटा कि आप कोई लाइट डाल के या किसी तरह उसको देख लें. इसको देखने का एक ही तरीका है, आप क्या कीजिए, सेंट्रीफ्यूज कीजिए. ठीक है. अब क्या करते हैं, देखिए N15 अपना डीएनए बन गया, N15. इसी डायग्राम को फिर हम अगले पेज में भी बनाएंगे. अरे हाँ या नहीं, आप लोग को समझने आने के लिए. N15. इसको जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर घुमाएं तो एक ही बैंड मिलेगा, N15. अब इनको हम अलाउ कर दिए कि जाइए आप क्या कीजिए, रेप्लिकेट कीजिए. क्या कीजिए, रेप्लिकेट कीजिए. हाँ, तो फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए घुमाएं, देखिए पहले हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए घुमाएं. क्लियर है बात, अरे हाँ या नहीं. तो जब टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल लेके घुमाएं तो हमको क्या मिला, एक ही बैंड मिला. और इस बिहाफ पे हमने क्या कमेंट किया कि देखिए भाई
एक पुराने के साथ एक नया वाला है। अगर दोनों पुराना एक साथ होता, दोनों नया एक साथ होता, तो यहाँ हमको दो सेपरेट बैंड मिलना चाहिए था, एक लाइट का और एक हैवी का, एक लाइट का और एक हैवी, पर यहाँ एक ही मिल रहा है। मतलब ये दोनों को हम यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, इंटरमीडिएट, क्योंकि N14 के साथ क्या है, एक N15। चलिए पढ़ लेते हैं, इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। Then they transfer the cell into a new medium with normal, अब सोर्स क्या देना है बेटा, N14, into a medium with normal N14 देना है, and took sample at various definite time interval as the cell multiplied। जैसे ही सेल मल्टीप्लाई करेगा हमको वहां से डीएनए निकाल लेना है, and extracted the DNA and remained as a double standard helix। The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of DNA। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। हाँ 11th है बेटा, फिजिक्स, कुछ याद आ रहा है, अरे बोलो। हाँ वो सब पढ़े थे बेटा, कि एक बॉल को, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं देखे हो, पानी को हम बाल्टी में घुमाना, ऐसा कुछ था, सर्कुलर मोशन। हाँ कि इधर की तरफ टेंशन लग रहा है, अरे ये सब, एक ऐसे बॉल को बांध दिए एक रस्सी में, और अच्छा दो तरह से घुमाते थे, एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ कैसे कैसे ये आप लोग देख लीजिए फिजिक्स, इससे कोई लेना देना नहीं, आपको मजा ले लिया थोड़ा बात, है ना, एनसीईआरटी ने मजा ले लिया आपका थोड़ा मोड़ा। कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड थिंक व्हाई अ मॉलिक्यूल विद अ हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। कह रहा क्यों ज्यादा डेंसिटी वाला या ज्यादा मास वाला नीचे की तरफ बैठ जाता है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, thus the DNA was extracted from the culture one generation after the transfer of N15 to 114। मतलब यहीं पे हम डीएनए क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, that is after 20 मिनट, इकोलाई क्योंकि 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है, had a hybrid और intermediate density। देखिए क्या आ गया, intermediate density आ गया। अब कह रहा है डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जेनरेशन, मतलब 40 मिनट के बाद, सेकेंड जेनरेशन के बाद, यहाँ देखिए आफ्टर सेकेंड जेनरेशन के बाद क्या हुआ, कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए। देखिए भाई यहाँ पे दोनों का विड्थ भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दो लाइट है और दो इंटरमीडिएट है, विड्थ लगभग हम क्या बनाने का कोशिश किए हैं, सेम। अब इसके आगे क्या होगा, लाइट बढ़ता जाएगा, इंटरमीडिएट कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या पूछता है, आफ्टर सेवरल जनरेशन लाइट बैंड एक्सपांडेड एंड इंटरमीडिएट बैंड गोज ऑन डिक्रीजिंग। बच्चों को लगता है ठीक ही एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये फिजिक्स नहीं है, इंटरमीडिएट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे फॉर्मूला तो लिखे हैं, आफ्टर nth जनरेशन कोई भी, आफ्टर फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड, nth, इंटरमीडिएट तो हमेशा क्या रहेगा, 2, और लाइट क्या रहेगा, 2 की पावर n-2, है ना, n-2 नहीं है, 2 की पावर n-2, दोनों में अंतर है बेटा। हाँ अच्छा इसको ऐसे कर दे, अच्छा क्या बात है, वेरी गुड बेटा। हाँ चलिए बहुत सुंदर, 2 की पावर n-2 अलग चीज हो जाएगा, हाँ दोनों अलग है बेटा, ये अलग है और ये अलग है ना, यहाँ भी वही होगा बेटा, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जो है वो जुदा हो जाएगा, है ना, आपको समझाते हैं ना, यहाँ गया तो वैल्यू कुछ और, यहाँ गया तो कुछ और। अच्छा ऐसे देखो 2 की पावर n-, अगर ये वाला, अगर ये फॉर्मूला याद करके चले गए तो सेकेंड एप्लीकेशन के बाद देखो 2 की पावर 2 और -2, 2 - 2 0, 2 की पावर 0 तो वैल्यू 1। हाँ अच्छा फर्स्ट ऑप्शन भी यही दे रखा होगा 1। हाँ चलिए आप पता है कौन सा फॉर्मूला याद करके जाइए, इससे भी आसान, nth रेप्लिकेशन के बाद कितना डीएनए बनेगा, 2 की पावर n, लाइट और इंटरमीडिएट छोड़ दीजिए, फिफ्थ रेप्लिकेशन के बाद कितना लगेगा, 2 की पावर 5, अरे एक रेप्लिकेशन के बाद 2 बनता है, 2 के बाद 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, 2 बनेगा इंटरमीडिएट, तो बाकी क्या बनेगा, लाइट, है ना, सबसे आसान। हाँ ज्यादा लफड़ा ही नहीं लेना है बेटा बायोलॉजी में। चलिए आगे क्या लिखा है,
इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट, इसके बाद भी बेटा हमने क्या किया, यहाँ तो हो गया काम 40 मिनट में, इसके बाद छोड़ दिए। अच्छा 80 मिनट बाद बेटा ये 2 बार और कर जाएगा, ध्यान नहीं समझे बात को, आपको क्या, अच्छा सुनिए सुनिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, 80 मिनट के बाद टोटल डीएनए कितना रहेगा, सुनिए, यहां लग रहा है 20 मिनट, यहां से यहां आने में कितना लगा 20 मिनट, ठीक है भाई, बाद कितना था 40, 2 था, अरे बोलो 40 मिनट के बाद कितना आया 4, तो बताइए 80 मिनट के बाद कितना डीएनए बन रखा होगा, कितना बनेगा बेटा, कितना हो जाएगा 8, वेरी गुड उमेश, 16, नालायको 20 मिनट में डबल हो जाता है, 20 मिनट में 4 से क्या हो जाएगा 8, और फिर अगले 20 मिनट में 8 से 16, 100 मिनट के बाद 100, बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो सकता है, लिखिए कॉपी में, है ना, लिखिए ई कोलाई डीएनए डिवाइड्स इनटू 20 मिनट, ई कोलाई डीएनए डिवाइड्स इनटू 20 मिनट, पेरेंट, हाँ लिखिए parental strand contains N15 nitrogen, parental strand contain N15 nitrogen, parental strand contain N15 nitrogen, ठीक है, they are allowed to grow on, they are allowed to grow on, they are allowed to grow on, they are allowed to grow on they are allowed to grow on a medium having 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 N14 source, having N14 source, then find out the number of light DNA, then find out the number of light DNA, then find out the number of light DNA, समझ गए बात को, अरे बोलो, हाँ कितना समय के बाद ये नहीं पूछे हैं, अच्छा then find out the number of light DNA after 120 minute, after 120 minute, 120 मिनट के बाद, आफ्टर 120 मिनट, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हाँ बनाइए, बेटा अगर अभी भी आप लोग इसको नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सीरियस दिक्कत, हाँ चेक कर, चलिए समझ गया आप लोग, समझ गए, इधर देखिए 20 मिनट में क्या कर लेता है डिवाइड कर लेता है, यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग से कैसे नहीं बनता है, 20 मिनट में डिवाइड कर लेता, मतलब अगर पेरेंटल हम मान के चले शुरू में 1 डीएनए है तो 20 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 2, 40 मिनट के बाद 4, 80 मिनट के बाद, अरे नालायको 16, अगले 20 मिनट में क्या हो जाएगा 8, और उसके अगले मिनट में 16, और उसके अगले 20 मिनट में 32, और उसके अगले 20 मिनट में 100, सॉरी 20 मिनट में 2, अगले 20 मिनट 4, उसके अगले 8, 16, 32, 64, 128, अरे हाँ या नहीं, पहले हम देखेंगे टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 120 मिनट, अब हमको पता है करना है सबसे पहले कि इतने में कितने बार डिवाइड कर देगा, तो एक बार डिवाइड करने में 20 मिनट लग रहा है, तो 120 मिनट में कितने बार डिवाइड करेगा, 20 से डिवाइड कर दो, अरे हाँ या नहीं, 2 छक 12, हाँ 0 से 0 और 2 छक 12, ठीक है, मतलब कितने बार डिवाइड करेगा 6 बार,
तो 6 बार के बाद नंबर ऑफ स्टैंड कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। और 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 4 होता है, 6 के बाद 2 की पावर 6। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 और 2 6 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अरे हाँ या नहीं? 64 होगा क्या? और -2, आंसर विल बी 62। अरे बोलो, किसी का आया था? तुम्हारा, तुम लोग का बेटा? तो कैसे काम चलेगा यार ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो? हाँ बेटा, आपका भी -1 ही है ना? वो लोग तो कहीं छोड़ दे। अगर आप कहने छल गलती हो गया, छोटा था छल, तो इस पे भी -5 जाएगा। ठीक है? ये कौन सा रॉकेट साइंस का कैलकुलेशन था जो गलती एक्सेप्टेड है? हाँ, तो बिल्कुल शकल इस तरह का मत बना के आइए कि सर हम तो समझ गए थे, बस कैलकुलेशन में गलती हो गया। देखिए एनसीईआरटी में अब कल की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे डीएनए एप्लीकेशन का मैकेनिज्म, है ना? किस तरह से डीएनए एप्लीकेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, देख लीजिए इसको, पैराग्राफ को कंप्लीट कर लीजिए। कह रहा है इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो 80 मिनट, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी। इंटरमीडिएट को हाइब्रिड भी बोलता है। 80 मिनट तक डिवाइड करेगा, मतलब 20 मिनट के बाद 2 था, 40 के बाद 4 था, 60 के, सॉरी इधर सुनिए, 20 मिनट के बाद 2 डीएनए का था, 40 के बाद 4 था, 60 के बाद 8 रहेगा और 80 के बाद 16 रहेगा। अरे हाँ या नहीं? 16 में से 14 हाइब्रिड रहेगा या इंटरमीडिएट रहेगा, और 2 क्या रहे, सॉरी इंटरमीडिएट क्या रहेगा, 2 रहेगा, लाइट या हाइब्रिड क्या रहेगा, 14 रहेगा, है ना? ये बेसिक सा चीज है, आप लोग ध्यान रखिए। फिर आगे लिखा है बेटा, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ radioactive thymidine to detect the distribution of nearly stranded DNA in a chromosome was performed on Vicia faba। एक प्लांट है बेटा, और ये किया गया था टेलर के द्वारा। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि टेलर साहब ने भी इसका डिस्कवरी किया था कि डीएनए एप्लीकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने क्या किया बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके किया है। ठीक है, और इन ईयर 1958, और इनका कौन सा ईयर था बेटा, इनका भी सेम ईयर था 1958। ठीक है, this experiment proved that the DNA in a chromosome also replicates semi-conservative, है ना? प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन किए बेटा, मिल्सन एंड स्टॉल, और यूकैरियोट्स के अंदर कौन किए, टेलर। प्लांट था बेटा विसिया फाबा, है ना? क्वेश्चन अगर पूछ ले कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कवर्ड इन यूकैरियोट्स, और ऑप्शन में दिया डिस्कवर्ड बाय इन यूकैरियोट्स, और ऑप्शन में विसिया फाबा दिया रहा है, तो उसको टिक करके मत आ जाना, विसिया फाबा प्लांट है ना? हाँ, इन अंग्रेजों का नाम और साइंटिफिक नेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अरे समझ रहे हो? सो आज का क्लास यहीं पे, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। ठीक है, थैंक यू।